ये सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। सोने चांदी में 1000 रुपए तक गोल्ड के दाम गिर गए हैं और चांदी में भी बड़ी गिरावट आई है। 2000 रुपए तक चांदी के दाम टूट गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 3% से ज्यादा टूट चुका है। $1800 प्रति औंस तक भाव पहुंच चुका है। जबरदस्त गिरावट, और जिस बात की मार्केट को आशंका थी वही हुआ एग्जैक्टली। दुनिया भर के बाजारों की नज़रें कल की फेड की मीटिंग पर टिकी हुई थी और फेड ने जैसे ही ऐलान किया कि 2023 में 2 बार दरें बढ़ सकती हैं, उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली आई है और तेज़ गिरावट आई है। और यह हाल तब है जबकि आज रुपया भी बहुत टूटा है। अब आप सोचिए कि आज अगर रुपया बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता तो फिर गोल्ड में और कितनी गिरावट होती, क्योंकि कमज़ोर रुपये से आमतौर पर गोल्ड को सपोर्ट मिलता है। तो रुपए में गिरावट के बावजूद गोल्ड का भाव 1000 रुपये तक गिरा है। अगर रुपया आज मजबूत नहीं स्टेबल भी होता तो गोल्ड में आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ है अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज़ के, सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, सुनील बलदेवा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं आप्टा के, एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के, और महेश पलावत हैं स्काईमेट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जिगर त्रिवेदी जी आपसे होगा, क्या आज शाम को गोल्ड और नीचे जाएगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय, जिस इंटेंसिटी से गोल्ड एंड सिल्वर में हमने ये सेलिंग प्रेशर आज देखा है, आई थिंक ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। 68,000 के आसपास जो सिल्वर ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस मार्केट में आया भी है, लेकिन चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, फेड का जो स्टैंड है वो समझ में आ गया है वेरी क्लियरली। मुझे लग रहा है जो अब मेजर फोकस रहेगा वो अब जैक्सन होल मीटिंग रहेगी, जब अगस्त में वर्चुअली दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स जब टेपरिंग का प्लान वो आगे रिलीज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सेंटीमेंट यहाँ पे बेरिशी है गोल्ड सिल्वर के लिए। यस, इवनिंग सेशन में बढ़ सकती है। गोल्ड में हमने 1800 के नीचे के लेवल भी देख लिए हैं एंड प्राइसेस आर क्वाइट स्टेबल हैं अराउंड दिस लेवल्स। इवनिंग सेशन के लिए गोल्ड sell around August contract sell around 47,250. Stop loss will be 47,350. Target would be 47,000. ओके, अनुज जी आप बताएं, आपके हिसाब से आज शाम के कारोबार में गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? क्या फेड के बयान का जितना इम्पैक्ट आना था मार्केट पर आ चुका है या और गिरावट बाकी है? उससे अभी और मुझे लगता है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी यूएस मार्केट खुलेगी। अभी अगर हम देखें तो प्रॉपरली डिस्काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने इंस्टांस दिया है कि वो 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फास्टर रिकवरी की बात करी है इकोनॉमी में, तो उससे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी और गहरा सकता है। हालांकि $1800 एक अच्छा सपोर्ट था मार्केट को, जिसको गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 1760 के आसपास बनता है। तो मुझे लगता है कि अभी और गिरावट यहाँ देखी जा सकती है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस में आया है। मुझे लगता है कि इवनिंग में और गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे एक्सपेक्टेड है कि 47,000 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1760-1765 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव ही है, फंडामेंटल भी यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर देखने को और मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि और बिकवाली बढ़ सकती है। 1200 रुपये से ज़्यादा गोल्ड गिर गया है, 47,300 के भी नीचे आ गया है। मैं आपसे अगर पूछूं सुनंद कि 47,000 का लेवल टूट सकता है क्या आज गोल्ड में, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर गोल्ड की बात करो तो 47,000 का लेवल टूट सकता है। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट जब इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में चालू होगा तो वहाँ पे और सेलिंग दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से मार्केट टूट सकता है। एंड का हमने भी हिस्टोरिकली देखा भी है, जब भी गोल्ड और सिल्वर में एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी या एक्सट्रीम इंक्लाइन और डिक्लाइन देखने को मिला है, वो हमें मेनली इवनिंग सेशन में ही देखने को मिला है। तो उस वजह से मेरे हिसाब से जैसे इकोनॉमिक डेटा आया है और ये सब अभी रिसेंट इवेंट न्यूज हुए हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 47,000 का लेवल आज के दिन ब्रेक करने को मिल सकता है। क्लोजिंग बेसिस में शायद अभी भी डाउटफुल है, लेकिन एक डेफिनेटली 46,800 का लेवल्स का एक लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे डेफिनेटली टच होने का अनुभव दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। जिगर, चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी में भी बहुत तेज गिरावट है, तो क्या चांदी में भी अभी गिरावट की रफ्तार बढ़ सकती है?
मृत्युंजय, चांदी की अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। यस, मेजोरिटी ऑफ द मार्केट इज फोकसिंग ऑन द फेड, क्योंकि जिस तरीके से आउटकम्स आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, इट इज एक्सपेक्टेड के बुलियन के लिए नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स में रैली है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी हमने रैली देख ली है। आई थिंक बुलियन में अगर हम बात करें सिल्वर की, चाइना की ओर से ये स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि टू कट वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस, यहाँ पे हम रिलीज करेंगे अपनी यहाँ की जो इन्वेंटरीज है वो, जिसकी वजह से बुलियंस में के साथ बेस मेटल्स में भी आज हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इवनिंग सेशन में। सो यस, चाहे वो बुलियन से हो कोई ट्रिगर या फिर बेस मेटल्स की कोई ट्रिगर, चांदी में भी लग रहा है यहाँ बिकॉज माहौल रहेगा इवनिंग सेशन में। ऑल्दो इट्स डाउन बाय 3.5 to 4%, but still there is more pain to come. Silver is around 68,800, 69,100 top loss, and I think 68,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपनी राय देने के लिए। 69,000 के नीचे आ चुका है सिल्वर का भाव, 2,500 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है, ज़बरदस्त गिरावट। बताएं अनुज जी, आज कोई ट्रेड लें या ना लें चांदी में? देखिए, वॉलेटिलिटी है तो ट्रेडिंग तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही जनरली हम अच्छा मोमेंटम देखते हैं। अभी करीबन $26.42 के आसपास ट्रेड कर रहा है और करीबन 68,900 के आसपास के भाव है। थोड़ा सा वेट कर लें, भाव ऊपर अगर 59,200, 59,300 के आसपास मिलता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको 400-500 रुपये की वॉलेटिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी, तो 59,300, 59,400 के आसपास मिले तो वहाँ बिकवाली लेना चाहिए। हमें लगता है कि इवनिंग तक 68,500 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी है, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और जो ट्रेडिंग करें वो इंट्राडे बेस पर आप ट्रेडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। बिकवाली साइड मुझे लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि बेचकर अभी चांदी में चलना चाहिए, सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं क्या सुनंद? आपको भी लगता है कि चांदी में इस भाव में शॉर्ट करने में कोई बड़ा रिस्क नहीं है? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड के साथ साथ वो भी बिकवाली का सलाह मैं भी देना ही चाहूंगा। इमीडिएट बेसिस पे बिकवाली नहीं करके करना चाहिए, बिकॉज जैसा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है और शाम के कारोबार में और ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि 69,300 के लेवल्स के आसपास आप वहां पे बिकवाली करके चल सकते हो। 69,700, 800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 68,500 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन भी सेलिंग साइड पर रहना ही बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी राय हो गई, आप करें कि सेलिंग में रहना ही बेटर रहेगा। बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए, लेकिन आगे हम आपसे क्रूड मेटल पर भी आपकी राय लेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है, और खबर है दलहन को लेकर, क्योंकि दलहन की कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई है और दलहन के दाम यहाँ पर एमएसपी से नीचे आ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, लगातार दालों के मुद्दे को उठाते हैं। सुनील जी, ये क्या हो गया है? जब मैं मंडियों में, अगर जैसे आज हमारी टीम ने बात की और हमने जो रिसर्च किया, मंडियों में चने का भाव 4,500 रुपये क्विंटल के आसपास है, जबकि एमएसपी 5,100 रुपये है। मूंग का भाव 5,800 रुपये के आसपास आ गया है और एमएसपी 7,275 रुपये है। तुअर का भाव 5,200 के आसपास आ गया है, जबकि एमएसपी 6,300 रुपये है। उड़द में भी यही कहानी है। ये हो क्या रहा है? मकई जी, आपको याद हो तो 14 तारीख को जब सेंटर ने जब लेटर दिया था और स्टेट को जब इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसी एक्ट के अंतर्गत व्यापारियों से जो स्टॉक की स्टेटमेंट मंगाए और उसको फिजिकल वेरीफाई करें, उसका हमने लेटर भी लिखा था और उसके कुप्रभाव बताए थे हमने उस समय ही। वही हमें दिखाई दे रहे हैं उन केवल उसके चलते, क्योंकि उससे पहले जो है वो एमएसपी से ऊपर दालें या एमएसपी के लगभग बराबर दालें बिक रही थी। उस समय भी एमएसपी से बहुत ऊपर दालें नहीं बिक रही थी। मूंग और उड़द तो पहले ही नीचे बिक रही थी, तुअर 5-7% ऊपर बिक रही थी, चना जो है एमएसपी पे बिक रहा था। लेकिन क्यों बिक रहा था? क्योंकि सरकार ने इसी एक्ट अमेंडमेंट अपनी तरफ से लेके आई थी। उसमें ये कहा था कि जब तक रिटेल में 50% ज्यादा तेजी नहीं आएगी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस बात का विश्वास करते हुए हर व्यापारी जो है वो मंडी में जाके माल खरीदने लग गया। लेकिन जो ही सरकार का ये आदेश आया तो व्यापारी को एकदम 2015-16 वाली याद आ गई कि आधी रात को सरकार जो है 4 बजे 5 बजे सरकार जो है वो इसमें अमेंडमेंट ले आई।
इसी एक्ट को लागू कर दिया और 7 बजे जो है वो गोदामों में जाके रेड हो गई। तो उन चीजों को याद करते हुए व्यापारी जो है वो मंडियों से विमुख हो गए। आज कोई भी व्यापारी मंडी जाके ठीक है, खरीद मतलब नहीं रहे हैं। ये क्यों गिरा है, ये वजह तो समझ में आ गई कि जो एक्शन लिया गया उसका इम्पैक्ट हमने देखा कीमतों पर। अब आप ये बताएं कि दाम स्थिर हो जाएं, एमएसपी के आसपास आ जाएं, किसानों को का भरोसा बना रहे दलहन की खेती पर, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, एक खबर ये भी आ रही है कि जो पोर्ट पर कुछ मटर पड़े हुए थे करीब 2 लाख टन के आसपास, उसको वो मार्केट में नहीं आएगा, उसको री एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिली है। और मतलब ये कि वो अब घरेलू मार्केट में नहीं आएगा जो जिसकी डिमांड की जा रही थी। तो क्या इससे कुछ सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पल्सेस के प्राइसेस पे? फटाफट जवाब दें सर। जो आप मटर की बात कर रहे हैं, मटर आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तीन जजों की बेंच का ऑर्डर है कि इस मटर को 14 दिन के अंदर आप प्रोसेसिंग चालू करके इसको री एक्सपोर्ट कर दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका प्रोसेस चालू नहीं करेंगे, इसको री एक्सपोर्ट के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये सीज कर दी जाएगी। किसी भी तरीके की मटर जो स्टे ऑर्डर के अंगेंस्ट मंगाई गई है वो किसी भी तरीके से इंडिया में नहीं आ पाएगी, ये क्लियर ऑर्डर उसमें है। हालांकि उस ऑर्डर की फाइनल कॉपी नहीं आई है, फिर भी जहां तक अभी तक अंतिम आदेश आया है उसकी अभी तक की व्याख्या यही है। और जहां तक आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसका जो दालों में जो मंदी चल रही है वो मंदी इसीलिए बरकरार है क्योंकि सरकार इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने को कह दी गई है। दोबारा भाव आने के लिए जरूरी है कि सरकार वापस उस आदेश को वापस ले, नहीं तो पिछले हम 4 साल में जो मेहनत करके जो एमएसपी किसानों को दिला पाए हैं वो वापस व्यर्थ हो जाएगा। सरकार ने जो बफर स्टॉक पे खर्चा किया है अभी तक और बफर स्टॉक बनाने में जो 18-20 हजार करोड़ खर्चा हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। और किसानों को हम जो हम एमएसपी दिला के सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे प्रोडक्शन बढ़ जाए और इम्पोर्ट हमारा कम हो जाए, वो भी नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण खबर और है कि मानसून की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। महाराष्ट्र और गोवा में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून बारिश, बिहार और बंगाल में भारी बारिश, देश के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री शुरू हो चुकी है। तो अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है। हमारे साथ महेश पलावत हैं, स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट हैं। पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब बताएं सर कि यहाँ से आगे मानसून की चाल क्या रहने वाली है? अब तक जो शुरुआती 15 दिन है मानसून के, तो बहुत बेहतर रहे। अब आप बताएं कि यहाँ से आगे क्या मानसून की चाल उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी? देखिए मृत्युंजय, अब जो मानसून है वो समय से पहले पहुंचा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और मुंबई में भी समय से कुछ पहले ही पहुंचा था। लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद ये मानसून की चाल थोड़ी सुस्त पड़ गई है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका कारण ये है कि अब जो पश्चिमी हवाएं हैं वो 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तर पश्चिमी भारत में देखी जा रही हैं। जो मानसून वाली हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, उनको उन्होंने रोक रखा है, इसलिए ये मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आगे 4 या 5 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि पूर्वी राज्यों में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश जारी रहेगी कम से कम 3 या 4 दिनों तक। और जो पश्चिमी तटों पर आपने देखा कि बारिश काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। आज मुंबई में आज और कल अच्छी बारिश हुई है, आज सुबह से बारिश हो रही है। तो मुंबई के तटों के साथ साथ जो महाराष्ट्र के तट हैं, खास करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, वेंगुर्ला और तटीय कर्नाटका और केरल, इन सारे इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। और जो मानसून जो उत्तर भारत में बढ़ेगा वो इस बार लेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं काफी देर तक रहेंगी। तो जो 27 जून को मानसून पहुंचता है ज्यादातर दिल्ली में, जो नॉर्मल डेट है, उसी के आसपास पहुंचने की उम्मीद नजर आ रही है। हो सकता है 1-2 दिनों की देरी भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, इस इलाके में मानसून एक्टिव रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत में अभी फिलहाल कम से कम हफ्ता 10 दिन तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी। ओके, बहुत शुक्रिया महेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर ये अपडेट देने के लिए।
अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर चना फिजिकल में पड़ा है किसी के पास 500 क्विंटल, तो क्या इस रेट पे लेना उचित है क्या? दीपावली तक जब चने की मांग, बेसन वगैरह की मिठाई की मांग बढ़ती है, तो क्या 6.5 और 7 के बीच में होने की संभावना है क्या? किसी के पास पड़ा है या आपके पास है? मेरे पास नहीं पड़ा है, वो लेने की सोच रहा हूँ, इसीलिए बताने का कष्ट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं बिल्कुल बताएंगे सर। बताइए सुनंद जी, क्या चना अभी रखना चाहिए क्या? आगे दाम बढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर चने की बात करें तो चने का ट्रेंड ओवरऑल अभी नियर टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे सर ने पूछा था कि उनको लॉन्ग टर्म बेसिस दिवाली तक रखने का है, तो दिवाली के लिए तो खरीदारी के लिए अच्छा मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जैसे रीओपनिंग होते रहेगा तो वहां पे काफी अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा। फेस्टिव सीजन के दौरान भी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी तेजी है। और सर ने जैसे पूछा कि 6,700 7,000 के लेवल पे आ सकता है क्या? मेरे हिसाब से 6,000 का लेवल में एक्सपेक्ट मैं खुद कर रहा हूँ कि दिवाली तक उम्मीद रख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीद के रखना चाहते हो तो 6,000 के टारगेट के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, दिलीप कुमार गुप्ता हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं। बताइए गुप्ता जी। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। मैंने आज गोल्ड बाय किया था 47,631 पे सर, क्या करना है? किस भाव पर किया था आपने? 47,631। 47,631। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो अब मार्केट बिल्कुल डे लो के आसपास है और कंटिन्यूसली नीचे भाव आते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार हमें लगता है कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि गोल्ड के भाव नीचे करीबन 46,800 से लेकर 46,600 तक के लेवल दिखा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 1760 डॉलर तक के लेवल आ सकते हैं। तो खरीदारी अभी ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, उसके बाद ही खरीदारी करें। फिलहाल अभी मार्केट डाउन साइड में है, तो बिकवाली की सलाह हमारी है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में बिकवाली करें, नीचे टारगेट करीबन 46,800 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल धनिया में रहेगा। धनिया जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में अब 6,650 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हो। 6,750 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 6,450 पे टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बिकवाली करें 720 के आसपास, स्टॉप लॉस 725 का लगाएं, टारगेट 710 और 707 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी, और सुनंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।